नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अपने सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए वोट करें, पीएम मोदी और सीएम योगी ने लोगों से की अपील। सपा को वोट देने का मतलब है माफिया राज, गुंडा राज को समर्थन देना। मायावती ने सपा पर किया करारा हमला। नवाब मलिक पर बड़ी कार्रवाई, अंडरवर्ल्ड कलेक्शन मामले में ईडी ने दी दबिश, पूछताछ के लिए लाई दफ्तर। कांग्रेस सांसद ने कहा सिद्धू की जीत पर संशय, लोगों को पसंद नहीं है उनके बोलने का तरीका। चंडीगढ़ में ब्लैकआउट, 30 साल बाद एस्मा लागू, बिजली कर्मचारी अब 6 माह नहीं कर सकते हैं हड़ताल, उल्लंघन पर होगी गिरफ्तारी। यूपी में चौथे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। चौथे चरण में 2.14 करोड़ मतदाता 624 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। धीरे धीरे लंबी कतारें पोलिंग बूथ पर लगना भी शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज वोटिंग का चौथा दौर है और सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान करें। वहीं सीएम योगी ने विकास युक्त और सुरक्षा युक्त अपने सपनों का प्रदेश बनाने के लिए सभी मतदाता से वोट करने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का आज चतुर्थ चरण है। भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए विकास युक्त और सुरक्षा युक्त अपने सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए सभी सम्मानित मतदातागण अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। यूपी में चौथे चरण के दिन के लिए बुधवार को मतदान जारी है और इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने मतदान करने के लिए लखनऊ के निगम सरकारी स्कूल पहुंचे। उन्होंने वोट डालने के बाद सपा पर करारा हमला बोला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने वोट देने से पहले ही समाजवादी पार्टी को नकार दिया है। सपा को वोट देने का मतलब गुंडा राज, माफिया राज को समर्थन देना है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज भी सपा से खुश नहीं है, वे उन्हें वोट नहीं देंगे। सपा सरकार में हुए दंगे और उसकी असली तस्वीर समाजवादी पार्टी के नेताओं के चेहरे बताते हैं कि वे इस बार सत्ता में नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के तहत जिन 9 जिलों में आज मतदान चल रहा है उनमें बांदा, फतेहपुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, पीलीभीत और उन्नाव शामिल है। यहाँ की 59 सीटों पर कुल 624 प्रत्याशी जो हैं मैदान में उतरे हैं। पिछले बार इसमें से 50 सीटें भाजपा के खाते में गई थी, जबकि 1 सीट पर अपना दल ने कब्जा जमाया था। अन्य 8 सीटों में 4 पर सपा जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस और बसपा ने जीत हासिल की थी। इस चरण की 59 में से 29 सीटें ऐसी हैं जिन्हें रेड अलर्ट जोन में रखा गया है। दरअसल इन 29 विधानसभा सीटों पर खड़े होने 3 या इससे अधिक प्रत्याशी जो हैं वो आपराधिक छवि वाले हैं। आर्यन खान ड्रग केस के बाद चर्चा में आए एनसीपी नेता व महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक पर बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी की टीम ने बुधवार सुबह नवाब मलिक के घर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे ईडी की टीम उनके घर पहुंची और 8 बजे तक उनसे पूछताछ जो है उन्होंने जारी रखी। सूत्रों के मुताबिक हवाला मामले में ईडी द्वारा जुटाए गए सबूतों में मलिक का नाम सबसे पहले आया था। नवंबर 2021 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक को लेकर खुलासा किया था। फडणवीस ने कहा था कि नवाब मलिक ने मुंबई में दाऊद के करीबियों से जमीन खरीदी थी और इसमें एक मुंबई बम धमाकों में भी शामिल था। उन्होंने आरोप लगाया कि बम धमाकों में उम्र कैद की सजा काट रहे शाह वली खान और हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल के साथ नवाब मलिक के व्यावसायिक संबंध है। फडणवीस ने आरोप लगाया था कि सलीम पटेल ने पावर ऑफ अटॉर्नी वाली कुर्ला में 3 एकड़ जमीन सॉलिड्स कंपनी के नाम जो है उसे बेच दी थी, जो नवाब कंपनी की मलिक है कंपनी है और उसमें कंपनी शाह वली खान के माध्यम से उसे खरीदी गई थी। उन्होंने कहा कि जब जमीन का सौदा 2003 में हुआ था तब नवाब मलिक मंत्री थे। 2019 में उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक उसके रिश्तेदारों की कुल 5 ऐसी प्रॉपर्टी पकड़ी है जिनमें से 4 का संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन से है। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने विधानसभा चुनाव के 48 घंटे बाद ही जिला की हॉट सीट अमृतसर पूर्वी पर पार्टी के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की जीत पर संशय व्यक्त किया है। मंगलवार को आए औजला के इस बयान ने नवजोत सिंह सिद्धू की जीत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। गुरजीत औजला ने कहा है कि पूर्वी हलके के लोगों में सिद्धू को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है। इसका कारण पिछले 5 सालों के दौरान अपने हलके की तरफ ध्यान नहीं देना भी हो सकता है। इस दौरान सिद्धू ने अपने हलके के लोगों से दूरी बनाए रखी। सिद्धू ने कई बार दूसरे नेताओं के लिए तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया है।
जिससे उनके प्रति लोगों में नाराजगी बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि लोगों को सिद्धू के बोलने का तरीका भी पसंद नहीं आया। इससे सिद्धू और पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। सिद्धू ने ड्रग और बेअदबी सहित कई अन्य मामलों पर खुलकर बात की है। कई बार जनता के सामने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे लोगों के दिलों में सिद्धू के प्रति नाराजगी बढ़ी है। अमृतसर पूर्वी विधानसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल विक्रम मजीठिया को नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ उतारा गया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर पूर्व IAS अधिकारी जगमोहन सिंह राजू को उतारा है। आम आदमी पार्टी से जीवन जोत कौर चुनाव लड़ रही हैं। सबसे हॉट सीट अमृतसर पूर्वी में लोग मतदान के दिन कम बाहर निकले और यहां सिर्फ 65.5% ही मतदान हो सका। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को जबरन खत्म कराने के लिए प्रशासन ने चंडीगढ़ में 6 महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुसरण कानून एस्मा लगा दिया है। प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में लिखा गया है कि जनहित में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। उधर बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की जानकारी होते हुए भी वैकल्पिक व्यवस्था करने में नाकाम रहा चंडीगढ़ प्रशासन मंगलवार देर शाम हरकत में आया और इसी वजह से हाई कोर्ट का हड़ताल को लेकर लिया गया स्वतः संज्ञान रहा है। प्रशासन ने पूर्वी पंजाब के आवश्यक सेवा अनुसरण कानून एस्मा 1968 के उपधारा 3 के तहत इंजीनियरिंग विभाग के इलेक्ट्रिसिटी विंग के कर्मचारियों के अगले 6 माह तक हड़ताल करने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। प्रशासन के गृह विभाग की ओर से सलाहकार धर्मपाल ने देर शाम एक आदेश जारी किया है और इसमें कहा गया है कि बिजली विभाग की हड़ताल से विवरण हस्तांतरण, संचालन और रखरखाव पर असर पड़ा है। बिजली एक अनिवार्य सेवा है, लिहाजा लोगों को इससे परेशानी झेलनी पड़ी है, इसलिए हड़ताल पर रोक जारी है। ये जनहित में है और अगले 6 माह तक बिजली विभाग के कर्मचारी कोई भी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अपने सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए वोट करें, पीएम मोदी और सीएम योगी ने लोगों से की अपील। सपा को वोट देने का मतलब है माफिया राज, गुंडा राज को समर्थन देना। मायावती ने सपा पर किया करारा हमला। नवाब मलिक पर बड़ी कार्रवाई, अंडरवर्ल्ड कलेक्शन मामले में ईडी ने दी दबिश, पूछताछ के लिए लाई दफ्तर। कांग्रेस सांसद ने कहा सिद्धू की जीत पर संशय, लोगों को पसंद नहीं है उनके बोलने का तरीका। चंडीगढ़ में ब्लैकआउट, 30 साल बाद एस्मा लागू, बिजली कर्मचारी अब 6 माह नहीं कर सकते हैं हड़ताल, उल्लंघन पर होगी गिरफ्तारी। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। रूस यूक्रेन संकट के बीच दोनों देशों की सीमा पर हालात बिगड़ने का आसार है। रूस की संसद ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत वे अपनी सेना को दूसरे देश में कार्रवाई करने के लिए भेज सकते हैं। इसे लेकर पुतिन ने कहा है कि अभी उनके पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस की तरफ उठाए जा रहे इन कदमों का पश्चिमी देशों ने माकूल जवाब देने का फैसला किया है। जहां पहले जर्मनी और ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए, तो वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित करते हुए रूस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि रूस पर महत्वपूर्ण प्रतिबंधों की घोषणा कर दी गई है। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव जेन हासाकी ने कहा है कि रूस के लिए कूटनीति का द्वार अभी भी खुला है। हम कूटनीति के दरवाजे कभी भी पूरी तरह बंद नहीं करने जा रहे, लेकिन कूटनीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक रूस अपनी कार्य प्रणाली नहीं बदलेगा। मॉस्को द्वारा यूक्रेन अलगाववादी क्षेत्रों जो है दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र के रूप में देश के रूप में मान्यता देने के एक दिन बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के पहले दौर की घोषणा की थी। कुतुब मीनार परिसर में 27 मंदिरों के होने के दावे पर दिल्ली स्थित साकेत जिला अदालत ने मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और दिल्ली सरकार को भेजा गया है। साकेत कोर्ट में ये याचिका भगवान विष्णु और जैन देवी देवताओं की ओर से दायर की गई है। याचिका पर अगली सुनवाई 11 मई को होगी और इस पूरे मामले पर जैन देवी देवताओं और भगवान विष्णु के वकील
जो है विष्णु शंकर जैन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि मंदिरों को तोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि इस बात को साबित करने की भी जरूरत नहीं है। वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि पिछले 800 सालों से हम पीड़ित हैं और अब पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। उन्होंने ASIT एक्ट 1958 का जिक्र करते हुए कहा कि इसके मुताबिक संरक्षित स्मारकों में भी उपासना और पूजा का अधिकार दिया जा सकता है। अपनी जानकारी के मुताबिक बताते चलें कि साकेत कोर्ट ने दायर अपील में सिविल जज के इस मामले में दिए गए आदेश को खारिज करने की मांग की गई है। सिविल जज ने कुतुब मीनार में 27 मंदिरों की बहाली की मांग ठुकरा दी थी। वर्तमान में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को मंदिर के स्थान पर बनाया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि इस परिसर में 27 मंदिर थे। आपको बता दें कि कुतुब मीनार दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन ईंट की बनी सबसे ऊंची मीनार ये है। यह दिल्ली के महरौली इलाके के छतरपुर में बनी हुई है। इसका निर्माण दिल्ली के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसका निर्माण लाल पत्थर और मार्बल से किया गया है, जिससे इसकी खूबसूरती में और भी ज्यादा जो है चार चांद लगता है। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। न्यूनतम तापमान से भले ही बढ़ोतरी यहाँ दर्ज हुई है, लेकिन तेज हवाएं और बारिश ठंड से राहत नहीं दे पा रही हैं। दिल्ली, बिहार, पंजाब जहां आज तेज हवाएं लोगों को परेशान कर सकती है, वहीं उत्तराखंड, जम्मू में बारिश जो है होने की पूरी संभावना है। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने का अनुमान है। राजधानी में अधिकतम तापमान 26 डिग्री रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहने का अनुमान है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश दर्ज की जा सकती है। राजस्थान में आज से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज से 24 फरवरी तक प्रदेश में बादल छाए रहने और बारिश की भी संभावना है। इसके साथ ही पूर्वी राजस्थान में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। भारत में कोरोना मामलों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि चौथे दिन कोरोना के नए मामले 20,000 से कम दर्ज किए गए हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में 15,102 नए कोरोना केस सामने आए हैं। 278 संक्रमितों की इस दौरान जान चली गई है, जबकि इससे एक दिन पहले कोरोना के 13,405 नए मामले सामने आए थे। 235 लोगों की जान गई थी। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 31,377 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 16,553 एक्टिव केस कम हो गए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 4,28,67,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 5,12,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 4,21,89,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 2 लाख से कम है। कुल 1,64,522 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और जिनका इलाज किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 22 फरवरी 2022 तक देश भर में 176 करोड़ 19,39,000 जो है कोरोना वैक्सीन लोगों को जो उनके डोज हैं वो दिए जा चुके हैं। बीते दिन 33.84 लाख टीके लगाए गए थे। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक करीब 76 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 11 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए थे। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.2% है, जबकि रिकवरी रेट जो है वो 98.42% है। एक्टिव केस 0.38% बना हुआ है। कोरोना एक्टिव केस मामले दुनिया में भारत अब जो है वो 38वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में ही हुई है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच एयर इंडिया का एक विमान पूर्वी यूरोपीय देश से 242 भारतीयों को लेकर मंगलवार रात दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा। जानकारी के मुताबिक वापस लाए गए लोगों में छात्रों की संख्या अधिक है। मंगलवार रात भारत पहुंचने के बाद छात्रों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है, इसलिए वहां से लौटना ही समझदारी थी। हरियाणा की एक निवासी ने यूक्रेन से भारत लौट रही अपनी बेटी के बारे में बात करते हुए कहा कि वहां हालात इस वक्त सामान्य है, लेकिन आगे का पता नहीं है। इससे पहले स्थिति बिगड़ जाए, इसलिए हमने अपने बच्चों को वापस बुला लिया है। वहीं एक और शख्स ने भारत वापस आने पर कहा है कि वहां का माहौल एकदम से बदल गया है। फिलहाल सब ठीक है, लेकिन आने वाले समय में स्थिति बिगड़ सकती है, जिसके चलते हम वापस लौट आए हैं। एक और छात्रा ने बात करते हुए कहा कि यूक्रेन रूस के बीच तनाव के चलते
जो है माँ बाप काफी परेशान थे, उन्हें हमारी सुरक्षा को लेकर काफी चिंताएं थी, इसलिए मैं वापस अपने देश लौट आई हूँ। एक छात्र ने कहा है कि वहां बनी स्थिति थोड़ी जो है वो चिंताजनक है, छात्रों को बिना देरी करे वापस लौट आना चाहिए। आपको बता दें कि एयर इंडिया के विमान से यूक्रेन से करीब 242 भारतीयों को मंगलवार रात 11:40 पर दिल्ली लाया गया है। आपको बता दें कि यूक्रेन में जारी तनाव को देखते हुए भारत ने अतिरिक्त उड़ानों को संचालित करने का फैसला किया है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास के मुताबिक कीव से दिल्ली के लिए 4 उड़ानें 25 फरवरी, 27 फरवरी और 6 मार्च 2022 को संचालित होंगी। इसके अलावा 22 फरवरी, 24 फरवरी और 26 फरवरी को बेरिस्पिल एयरपोर्ट से भारत के लिए उड़ानें संचालित करने का फैसला लिया गया है। एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट 22 फरवरी को भारतीय नागरिकों को लाने के लिए यूक्रेन पहुंची थी। बुकिंग ऑफिस ट्रैवल एजेंट के जरिए टिकट बुक किया जा सकता है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। अपने सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए वोट करें, पीएम मोदी और सीएम योगी ने लोगों से की अपील। सपा को वोट देने का मतलब है माफिया राज, गुंडा राज को समर्थन देना, मायावती ने सपा पर किया करारा हमला। नवाब मलिक पर बड़ी कार्रवाई, अंडरवर्ल्ड कलेक्शन मामले में ईडी ने दी दबिश, पूछताछ के लिए लाई दफ्तर। कांग्रेस सांसद ने कहा सिद्धू की जीत पर संशय, लोगों को पसंद नहीं है उनके बोलने का तरीका। चंडीगढ़ में ब्लैकआउट, 30 साल बाद एस्मा लागू, बिजली कर्मचारी अब 6 माह नहीं कर सकते हैं हड़ताल, उल्लंघन पर होगी गिरफ्तारी। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 9 जिलों की 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। मतदान से ठीक पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता से अपील करते हुए कहा कि सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज चौथा चरण है। भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के लिए विकास युक्त और सुरक्षा युक्त अपने सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए सभी सम्मानित मतदातागण अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो जरूर करें। उन्होंने आगे कहा कि ध्यान रहे पहले मतदान फिर जलपान। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर जिलों की कुल 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में कुल 2.12 करोड़ मतदाता 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। साल 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में इन 59 में से 51 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इसके अलावा सपा को 4, बसपा को 3 और बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल को 1 सीट मिली थी। चौथे चरण का चुनाव प्रचार काफी हाई वोल्टेज वाला रहा। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार कार्य में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी के निशाने पर ज्यादातर सपा ही रही है। बीजेपी ने अहमदाबाद बम धमाके के मामले में पिछले शुक्रवार को अभियुक्तों को सुनाई गई सजा को लेकर सपा पर तीखे वार किए और उसे आतंकवादियों से हमदर्दी रखने वाली पार्टी करार दिया था। यूपी में आज 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज यानी कि बुधवार को गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार ने वर्षों पुराने कई ऐतिहासिक काम किए हैं, जिससे वंचित वर्ग का काफी विकास हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने यूपी में जो काम किए हैं उससे प्रभावित होकर यूपी की जनता एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने का मन जनता ने बना लिया है। उन्होंने कहा कि हमने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त किया है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। वहीं 3 तलाक के दंश का अभिशाप से आजाद लोगों को कराया गया है। इस्लामिक देशों में भी 3 तलाक नहीं था, लेकिन हमारा देश 13वीं शताब्दी के कानून को लेकर चल रहा था। जेपी नड्डा ने कहा है कि इस बार 1 करोड़ 60 लाख मकान
48,000 करोड़ रुपए से बनेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने 18,000 गांव को बिजली से जोड़ दिया है। वहीं 2.5 करोड़ लोगों को बिजली सौभाग्य योजना के तहत यूपी के हर गांव में पहुंच चुकी है। उन्होंने कोविड के दौरान लॉकडाउन में गरीब और वंचित वर्ग को दिए गए फ्री राशन की भी बात कही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मार्च 2020 से आज तक लगभग 80 करोड़ जनता को अन्न देने का काम किया गया है और 1 करोड़ इज्जत घर भी लोगों के लिए बनवाए गए हैं। यूपी चुनाव के बीच एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक नजर आ रहे हैं। इससे पहले मयंक जोशी ने सपा में शामिल होने की लगातार अटकलें उनकी लगाई जा रही थी। अब अखिलेश ने खुद उनके साथ तस्वीर वो ट्विटर पर पोस्ट कर दी है। लखनऊ में मतदान से पहले रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी की अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद अब मयंक के सपा में शामिल होने की अटकलें बहुत तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि मयंक जोशी लखनऊ कैंट से बीजेपी का टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद वो पार्टी से लगातार नाराज चल रहे थे। अब अगर मयंक सपा में शामिल होते हैं तो उन्हें अखिलेश यादव लखनऊ कैंट से टिकट दे सकते हैं। अखिलेश के साथ फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि श्री मयंक जोशी जी से शिष्टाचार भेंट। बेटे मयंक जोशी को पार्टी से टिकट दिलवाने को लेकर रीता बहुगुणा जोशी ने भी खूब जोर लगाया था, लेकिन बीजेपी ने मयंक को टिकट नहीं दिया। रीता बहुगुणा जोशी ने यहां तक कह दिया था कि वो बेटे को टिकट के बाद वो इस्तीफा तक देने के लिए तैयार है। हालांकि जब पार्टी ने मयंक को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि वो पार्टी के फैसले का सम्मान करती हैं। दुष्कर्म की सजा का दोषी गुरमीत राम रहीम पुलिस की ओर से Z+ की सुरक्षा में रखा गया है। जेल से फरलों पर रहने के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से उसे Z+ की सुरक्षा प्रदान की गई है। सुनारिया जेल से निकलते ही रोहतक और गुरुग्राम पुलिस ने उसे इसी सुरक्षा की श्रेणी में रखा है। गुरमीत राम रहीम जितनी बार जेल से बाहर आया है, पुलिस की ओर से उसे हर बार यह सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। 7 फरवरी को साउथ सिटी नाम चर्चा घर में आने के बाद उसे 4 स्तरीय सुरक्षा के तहत रखा गया है। पहला नाका सड़क पर लगा हुआ है। गेट के अंदर जाने पर राम रहीम से मिलने वाली की वो सघन तलाशी ली जाती है। इसके बाद पहली मंजिल पर पुलिस बल तैनात है। उसके साथ ही दूसरी मंजिल पर बने एक कमरे में वह रहता है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी का कहना है कि राम रहीम की ओर से जिसका नाम आता है, पुलिस उसकी तलाशी लेकर उसे अंदर भेज देती है। सुरक्षा की जिम्मेदारी DSP स्तर के अधिकारी की होती है। इसी के तहत ब्लैक शीशे वाली कार का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर समय पुलिस के 24 जवानों की तैनाती रहती है। कहीं पर भी निकलने से पहले वहां के पुलिस प्रशासन को सूचना देनी होती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में राज्य का बजट पेश करेंगे। अगले साल 2023 में चुनाव होने के बाद बजट में कई घोषणाएं हो सकती है। सरकार इस बजट से हर वर्ग को लुभाने का प्रयास भी करेगी। बजट में युवाओं के लिए 50 नई भर्तियों की घोषणा होना लगभग तय माना जा रहा है। बजट में किसान, युवाओं और आम जनता को महंगाई से राहत देने की कई घोषणाओं पर भी आज घोषणाएं हो सकती हैं। सीएम अशोक गहलोत राज्य में पहली बार कृषि बजट वो अलग से पेश करेंगे। इसमें किसानों को कई बड़ी सौगात दी जा सकती हैं। खेती के काम में आने यंत्रों पर भी छूट के अलावा कई अन्य तरह की योजनाओं का लाभ किसानों को दिया जा सकता है। इस बजट में किसानों के कर्ज माफी को लेकर कुछ न कुछ ऐलान किया जा सकता है। ग्रामीण विकास और शिक्षा, मेडिकल, कृषि और सोशल सेक्टर का भी इसमें बढ़ाया जाना तय है। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि आज सुबह 2022-23 का बजट विधानसभा में पेश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि यह बजट प्रदेशवासियों को उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए वोट करें, पीएम मोदी और सीएम योगी ने लोगों से की अपील। सपा को वोट देने का मतलब है माफिया राज, गुंडा राज को समर्थन देना। मायावती ने सपा पर किया करारा हमला। नवाब मलिक पर बड़ी कार्रवाई, अंडरवर्ल्ड कलेक्शन मामले में ईडी ने दी दबिश, पूछताछ के लिए लाई दफ्तर। कांग्रेस सांसद ने कहा सिद्धू की जीत पर संशय, लोगों को पसंद नहीं है उनके बोलने का तरीका। चंडीगढ़ में ब्लैकआउट, 30 साल बाद एस्मा लागू, बिजली कर्मचारी अब 6 माह नहीं कर सकते हैं हड़ताल, उल्लंघन पर होगी गिरफ्तारी।